नहीं बल्कि उन्हें प्रभावशाली पहचान देता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रचा एक बार फिर से इतिहास। पंडित जवाहरलाल नेहरू का 12 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया। सबसे लंबे कार्यकाल वाले प्रधानमंत्री बने हैं नरेंद्र मोदी। दिल्ली में आज होगी केंद्र कैबिनेट की बड़ी बैठक। पीएम मोदी की अध्यक्षता में होगी सीसीएस की बड़ी बैठक। कई मुद्दों पर होनी है चर्चा। आज दिल्ली बीजेपी का विशेष कार्यक्रम का आयोजन। मोदी सरकार के 12 साल पूरे होने पर कार्यक्रम। प्रमुख मंदिरों में होगी पूजा अर्चना। झंडेवालन मंदिर में पूजा अर्चना करेंगे बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन। भारत अपडेट कॉन्क्लेव के आगरा एडिशन में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक की दमदार हुंकार। रखा विकास का रोड मैप। बोले जनता की आवाज बन रहा है भारत अपडेट। समाजवादी पार्टी पर साधा निशाना। सपा के शासन में वीआईपी को मिलती थी सिर्फ बिजलियां। दिल्ली एनसीआर में मौसम का रौद्र रूप। 128 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चली हवाएं। कई इलाकों में हुई बारिश। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत अपडेट। मैं हूं आपके साथ ऋतु भंडारी और शुरुआत करेंगे बुलेटिन की एक बड़ी खबर के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर से इतिहास रच दिया है। पंडित जवाहरलाल नेहरू का 12 साल का रिकॉर्ड पीएम मोदी ने तोड़ दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सबसे लंबे कार्यकाल वाले प्रधानमंत्री बन चुके हैं। आपको बता दें कि जवाहरलाल नेहरू ने 1947 से 27 मई 1964 तक पीएम रहे थे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यानी कि केंद्र की मोदी सरकार के 12 साल का कार्यकाल संपन्न हो चुका है। ये तीसरा कार्यकाल के 2 साल पूरे हुए हैं, जिसको लेकर विश्व स्तर पर यहां पर व्यापक स्तर पर बीजेपी की तरफ से कोशिश है भव्य कार्यक्रम का आयोजन करना और उसी को लेकर लगभग जो तैयारी है वो बीजेपी की देखने को मिल रही है। तो बड़ी खबर आप तक साझा कर रहे हैं, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज भारत के पहले पीएम जवाहरलाल नेहरू के एक और रिकॉर्ड तोड़ दिया है। चुनाव के बाद जीतकर आने वाले और लगातार शासन करने वाले प्रधानमंत्रियों के मामले में मोदी अब पीएम नेहरू के आगे निकल चुके हैं और अब ऐसे में ये जो रिकॉर्ड तोड़ा है इसकी चारों तरफ प्रशंसा हो रही है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से पीएम मोदी को ढेरों शुभकामनाएं और बधाई दी जा रही है और उसकी बानगी निरंतर देखने को मिली है। तो बड़ी खबर, जहां पीएम मोदी सबसे लंबे कार्यकाल वाले प्रधानमंत्री बन चुके हैं। अब 2029 में भी लोकसभा चुनाव होने हैं, जिसको लेकर फिलहाल केंद्र की मोदी सरकार की यही एक उम्मीद है और संभावनाएं हैं कि किसी तरह से चौथी बार भी शासन बीजेपी का रिपीट हो। हालांकि विपक्ष मजबूत नहीं है। तमाम ऐसे दावे वादे हैं जिसको धरातल पर पूरा भी किया है, जिसमें ऑनलाइन पेमेंट का यहां पर सबसे ज्यादा जिक्र किया जाता है। कई योजनाएं जो धरातल पर यहां पर चैलेंजिंग भले ही बीजेपी और पूरी मोदी कैबिनेट के लिए रही, लेकिन उसके बावजूद भी यहां पर तमाम ऐसे प्रयास किए गए ताकि वो लोगों तक सहूलियत पहुंचा सके। और इन तमाम चीजों और तमाम पहलुओं के बाद अब एक नया रिकॉर्ड यहां पर बन चुका है, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सबसे ज्यादा और लंबा कार्यकाल वाले प्रधानमंत्री बने हैं। मोदी सरकार के 12 साल पूरे हुए हैं। विकास, कल्याण और आत्मनिर्भरता, जहां 16 करोड़ नल कनेक्शन यहां पर हुआ है। इसके साथ ही आपको बता दें 11 करोड़ उज्ज्वला कनेक्शन भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से सौगात के तौर पर दिया गया। 57 करोड़ लोगों को बिना गारंटी ऋण दिया गया। 74 लाख स्ट्रीट वेंडर्स को बड़ी सौगात देते हुए उनको सहारा दिया गया। एससी एसटी उद्यमियों को 15,000 करोड़ का ऋण दिया गया। अब ऐसे में किसानों को 4.3 लाख करोड़ सम्मान निधि भी यहां पर दी गई है। तो ये वो आपको बता रहे जो पीएम मोदी की तरफ से अंतिम व्यक्ति तक यहां पर सौगात पहुंचाएगी। सामाजिक सुरक्षा कवरेज 3 गुना यहां पर हुई है। तो इससे समझा जा सकता है कि किस तरह से हर व्यक्ति को लाभ पहुंचा है। तमाम योजनाएं यहां पर चलाई गई है। अब इसमें 12 साल में पीएम मोदी के जो 12 बड़े फैसले रहे, उसमें जीएसटी था, उज्ज्वला योजना था, अनुच्छेद 370 हटाना, राम मंदिर जिसको लेकर हर जगह यहां पर चर्चा हुई, वंदे भारत
भारत ट्रेन, ऑपरेशन सिंदूर, आयुष्मान भारत, मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया, पीएम आवास योजना, ये वो तमाम योजनाएं जो इन 12 सालों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से यहां पर बड़ी सौगात के तौर पर दी गई है। अलग अलग राज्यों में अलग अलग तरह के लाभ यहां पर लोगों को मिल रहे हैं, कोई भी इससे अछूता नहीं है। और एकमात्र वजह यही कि सभी के चहेते इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने हुए हैं। नागरिकता संशोधन अधिनियम, 3 तलाक कानून, मुस्लिमों के लिए, मुस्लिम महिलाओं के लिए, जो कि ऐतिहासिक फैसला बताया गया था। और ये वो बड़े फैसले आप तक साझा कर रहे हैं। इन 12 सालों में जो 12 बड़े फैसले लिए गए हैं, ये काफी ऐतिहासिक रहे, अभूतपूर्व रहे और इसके चारों तरफ चर्चा हुई है। ऐसे में डिजिटल इंडिया का विश्व स्तर पर चर्चा होती है, जहां पर भारत की यहां पर सराहना की जाती है। मेक इन इंडिया, आयुष्मान भारत लगातार आप तक ग्राफिक्स के माध्यम से पहुंचा रहे हैं। बैंकिंग से जुड़ा 58 करोड़ जनधन खाते, इंफ्रास्ट्रक्चर का अभूतपूर्व विस्तार, जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 का खात्मा, साथ ही आयुष्मान भारत दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य योजना बना है। हर घर जल और पीएम आवास योजना भी पीएम मोदी की तरफ से संचालित की गई। स्नेह कमल मेरे सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़े हुए हैं। स्नेह कमल, चूंकि देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 12 साल का कार्यकाल फिलहाल संपन्न हो चुका है, अभी 3 साल का जो रोड मैप है उसको लेकर लगातार यहाँ पर विचार साझा किए जा रहे हैं। लेकिन ऐसे में पीएम मोदी सबसे लंबे कार्यकाल वाले प्रधानमंत्री बने, जिसके बाद ये कहा जा रहा है एक नया इतिहास यहाँ पर रचा गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश में लगातार शासन करने वाले सबसे लंबी अवधि के प्रधानमंत्री बन गए हैं। 10 जून को लगातार सत्ता में रहते हुए उन्हें जो है 4399 दिन पूरे हो चुके हैं। तो इस तरह से उन्होंने भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू का जो रिकॉर्ड था चुनाव जीतने के बाद, हालांकि 1947 में वो अंतरिम प्रधानमंत्री बने थे, 1952 में वो चयनित प्रधानमंत्री बने जो जनता द्वारा चुने गए थे। अगर उस तरह से देखें तो प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू 4398 दिन तक पीएम रहने का रिकॉर्ड बनाया था। अब उससे एक दिन अधिक यानी आज जो है 10 जून को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो है 4399 दिन हो चुके हैं। एक बड़ा रिकॉर्ड उन्होंने अपने नाम से कर लिया है। भारत की आजादी के बाद पंडित नेहरू कार्यकाल देश भर में इस तरह से पूरे शासन की बात हुई, ऐसा विदित है। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब 2014 चुनाव जीता, उसके बाद भारत एक के बाद भाजपा भारत के तमाम राज्यों में बढ़ने का सिलसिला जो बढ़ा वो अपने आप में दिलचस्प है। जब प्रधानमंत्री मोदी सत्ता में आए तो भाजपा की 7 राज्यों में सरकारें थी। 2014 में भारतीय जनता पार्टी के जब प्रधानमंत्री की जिम्मेदारी नरेंद्र मोदी को मिली, उस समय 7 राज्यों में भाजपा सरकारें थी, सहयोगी भाजपा या उनके सहयोगी दलों की सरकारें थी। उसके बाद 5 राज्यों में भाजपा के मुख्यमंत्री और 2 आंध्र प्रदेश पंजाब में सहयोगी पार्टी की सरकार थी। अब जो है अगर देखें तो जो है उस समय भाजपा भारत के 19% जो है 19% देश की आबादी पर राज कर रही थी। लेकिन जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सत्ता में आए तो उस समय बढ़ते बढ़ते आज जो है भाजपा लगभग भारत की जो है 1/3 जो 75% से अधिक भूभाग कह लें या 75% से अधिक जो है आबादी कह लें, उस पर जो है भाजपा की सरकारी है। कुल मिलाकर अगर सही आंकड़ा रखें तो यह लगभग 71% जो आबादी है जिस पर भारतीय जनता पार्टी का शासन है। तो कुल मिलाकर भारतीय जनता पार्टी का जो है शासन है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एक के बाद एक जो है राज्यों में बढ़ता जा रहा है। सबसे बड़ी उपलब्धि अगर देखें इधर हाल के वर्षों में बिहार, जहां पर कई सालों से लगातार भाजपा सहयोगी दल में थी, वहां उनके मुख्यमंत्री हैं। सबसे बड़ा किला जो है पश्चिम बंगाल का है भारतीय जनता पार्टी की, जो बहुत ही भावनात्मक है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की मूल पार्टी जो जनसंघ थी उसके संस्थापक श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी जो पश्चिम बंगाल से, और उसी बंगाल में भाजपा कभी शासन नहीं कर पाई थी। भारतीय जनता पार्टी के पहले एक नारा था जहां बलिदान हुए मुखर्जी वो कश्मीर हमारा है, तो कश्मीर को लेकर भी भारतीय जनता पार्टी एक नारा दी तो वहां भी उनका शासन है। अब जब बंगाल जीता भारतीय जनता पार्टी ने एक नारा दिया कि जहां पैदा हुए मुखर्जी वो बंगाल भी हमारा है। तो भारतीय जनता पार्टी के जो शासन काल कह लें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। जिस तरह से तमाम योजनाओं का आपने जिक्र किया, तमाम योजनाएं हैं जिसके आधार पर जो है जनता तक उन्होंने पैठ बनाई है, जनता तक उनकी स्वीकारता हुई है। विश्व के सबसे चहेते नेताओं में से एक है, दुनिया में सबसे अधिक विदेशी सम्मान पाने वाले प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी।
बिल्कुल स्नेह कमल। और देखिए, तमाम ऐसी योजनाएं संचालित की गई हैं जो गरीब तबके और पंक्ति में बैठे हुए हर अंतिम व्यक्ति तक वो योजनाएं पहुंची भी हुई हैं। लेकिन ऐसे में गरीबों के लिए जिन योजनाओं को संचालित किया गया, चाहे आयुष्मान भारत जो कि सबसे बड़ी स्वास्थ्य योजना के तहत गिनी जाती है, मुफ्त राशन योजना, इसका जमीनी स्तर पर किस तरह से लाभ लोगों को मिला है, जिसकी आज सराहना चारों तरफ पीएम मोदी के माध्यम से भी और लोगों की तरफ से भी की जा रही है। बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी के शासन की बात करें, जिस जो है 12 सालों में उन्होंने जिस तरह से जनता तक योजनाएं पहुंची, उसको लेकर प्रधानमंत्री मोदी ने स्वयं कहा कि हमारी सरकार बीते 12 वर्ष में विश्वास, विकास और जन कल्याण के प्रति समर्पित रही है। देश की 140 करोड़ लोगों का आशीर्वाद मिला है। राष्ट्रपिता की भावना से हमने युवाओं, महिलाओं, किसान भाइयों बहनों को सशक्त बनाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी है। हमारे अथक प्रयास का नतीजा रहा कि इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर डिजिटल क्रांति तक आज भारत ने जो कई देशों को जो पछाड़ा है, भारत को विश्व में नई पहचान मिली है। विकसित भारत का जो संकल्प है उसे साकार करने के लिए प्रधानमंत्री ने कहा कि हम सेवा, सुशासन और समृद्धि के इसी पथ पर रहते हुए आगे बढ़ेंगे। तो कुल मिलाकर हम कह सकते हैं प्रधानमंत्री के जो है 12 वर्ष का जो कार्यकाल रहा है उसमें तमाम उपलब्धियां रही हैं, गरीबों के लिए कल्याणकारी योजनाएं रही हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के तहत हम 81 करोड़ से अधिक लोगों को मुफ्त राशन उपलब्ध करा रहे हैं। इस योजना के अंतर्गत 4 करोड़ से अधिक घरों का निर्माण कराया गया। इसके अलावा 10.5 करोड़ से अधिक जो है एलपीजी कनेक्शन जो है उज्ज्वला के माध्यम वितरित किए गए हैं। 12 करोड़ से अधिक लोगों को शौचालय का निर्माण कराया है। महिला सशक्तिकरण की बात करें तो महिला सशक्तिकरण के दिशा में भी हमने काम किया है। लखपति दीदी के माध्यम से तमाम महिलाएं जो है लखपति बनी है। बुनियादी ढांचाओं का विकास हुआ है। अटल सेतु, सुदर्शन सेतु, चिनाब रेल पुल, बोगी पुल, पंबन से जैसी तमाम योजनाएं हैं जो अपने आप में एक मिसाल हैं। स्नेह कमल, आपसे ये भी जानेंगे, जो इन 12 साल में तमाम ऐसे ऐतिहासिक फैसले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से लिए गए हैं, केंद्र की मोदी सरकार के 12 साल अभूतपूर्व और ऐतिहासिक रहे हैं, क्या ये आगे आने वाले समय के लिए 2047 का एक रोड मैप तैयार करता है? जी बिल्कुल, जिस तरह से आपने कहा प्रधानमंत्री अगर बड़े फैसलों की अगर योजनाओं की बात करें, जिस तरह से 3 तलाक को लेकर काफी विरोध रहा, खासकर मुस्लिम महिलाओं को जो एक दोयम दर्जे का एक दर्जा मिलता था, कोई भी पति कभी भी 3 तलाक बोलकर उनसे तलाक किया तो उसको उस दिशा पर प्रधानमंत्री ने काम किया। मुस्लिम महिलाओं के लिए जो बहुत लाभकारी रहा। उसके बाद चाहे जम्मू कश्मीर में धारा 370 का मसला हो, तो ये तमाम बड़े फैसले रहे हैं जिससे आप कह सकते हैं कि 2047 का ये विकसित भारत का रोड मैप है। हालांकि देखिए, विपक्ष अभी भी सवाल उठा रहा है और विपक्ष की तरफ से ये कहा जा रहा है कि 12 साल का रोड मैप पेश मत कीजिए, और जो लेखा जोखा है अगर वो करना है तो तीसरे कार्यकाल के 2 साल का कीजिए। लेकिन इन 2 साल को भी ऐतिहासिक यहाँ पर मोदी सरकार बता रही है, उसको लेकर विपक्ष क्या कह रहा है? जी, विपक्ष की अगर बात करें तो अभी 2 दिन पूर्व कांग्रेस के जो अगुवाई वाले इंडिया गठबंधन की बैठक, उस इंडिया गठबंधन की बैठक में भी जो सरकार की नाकामियां हैं, खासकर इस समय के वर्तमान की नाकामियों की बात करें, जिस तरह से यूजी परीक्षा का मसला रहा हो, चाहे पिछला किसान आंदोलन रहा हो, तमाम ऐसे फैसले रहे हैं जिसको लेकर जो है विपक्ष लगातार सरकार को घेरता रहा है। विपक्ष कहता है सरकार जहां अपनी 12 साल की उपलब्धियों की बखान कर रही है, वहीं अपनी नाकामियों की बात नहीं करती, चाहे वो एलपीजी के दाम की बात हो, पेट्रोल डीजल के बढ़े हुए दाम हो, नीट परीक्षा में का मसला रहा हो, या पिछले कुछ साल पहले किसान आंदोलन का मुद्दा, ये तमाम मुद्दे हैं जिसको लेकर लगातार विपक्ष सरकार पर हमलावर रहा है। निश्चित तौर पर कई ऐसे बड़े मुद्दे हैं और जिसको लेकर विपक्ष लगातार सियासत कर रहा है, राजनीति यहाँ पर की जा रही है। लेकिन कुछ बातें विपक्ष को भी समझनी चाहिए, चाहे आंतरिक सुरक्षा का भी हम जिक्र करते हैं, चाहे नक्सलियों का खात्मा हो, छत्तीसगढ़, असम और तमाम ऐसे इलाके हैं जहां पर नक्सलियों की संख्या 0 के बराबर देखने को मिल रही है। इसके साथ ही सबसे महत्वपूर्ण ये हो जाता है कि जहां घाटी में हमेशा तनाव बना रहता था, आए दिन आतंकी गतिविधि रहती थी, वो भी अब कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा और हद तक कम हुई है। तो क्या ये विपक्ष को नजर नहीं आता? जी, विपक्ष की अगर बात करते हैं, विपक्ष की लगातार जो सरकार की कुछ जो है कमियां हैं जिसको लेकर जनता में भी आक्रोश है। इन दिनों को अगर बात करें, जिसे पेट्रोल डीजल कीमत की बात रही हो, नीट यूजी का मसला रहा हो, ये तमाम कमियां हैं। विपक्ष की जिम्मेदारी है कि सरकार की उन कमियों को लेकर उनको आईना दिखाए। हालांकि जिस तरह से आपने जम्मू कश्मीर आदि का जिक्र किया, निश्चित रूप से एक जो है वहां पर बदलाव आया है। जिस तरह से आतंकवाद की घटनाओं में कमी हो, चाहे नक्सलवाद की घटनाओं में कमी हो, ये सरकार की उपलब्धियां जरूर रही है। लेकिन विपक्ष
का जो काम है सरकार को मतलब उनको आईना दिखाना, तो वो अपना काम करते रहते हैं। और जाहिर सी बात है सरकारें कोई भी हो, दल कोई भी हो, विपक्ष और पक्ष का जो मसला होता है वो आपस में ऐसे ही चलता है। जब विपक्ष में भाजपा रहेगी तो सरकार कांग्रेस घेरेगी, जब कांग्रेस विपक्ष रहेगी तो भाजपा घेरेगी। ये राजनीति जो है पक्ष विपक्ष यूं ही चलती रहेगी। ठीक है, इसने कमल जानकारी साझा की है, उसके लिए बहुत शुक्रिया। लेकिन आप बने रहिएगा हमारे साथ, आगे और भी खबरें हैं जिन पर आपसे अपडेट लेंगे। इस बीच दिल्ली से एक और बड़ी खबर मिल रही है, जहां आज केंद्र कैबिनेट की बड़ी बैठक होगी। सुबह 11 बजे का समय होगा जब केंद्र कैबिनेट की बैठक की शुरुआत हो जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बैठक की अध्यक्षता करते हुए नजर आएंगे। सीसीएस की एक बड़ी बैठक है, जहां पर बैठक में कई मुद्दों को लेकर चर्चा होनी है। एक तरफ केंद्र की मोदी सरकार के 12 साल संपन्न, तो दूसरी तरफ केंद्र कैबिनेट की बड़ी बैठक होने जा रही है, जिसके माध्यम से बताया जा रहा है कि आगे का जो लेखा जोखा होगा उसको लेकर भी डिस्कशन होगा। यानी कि आगे जो 3 साल अभी बचे हुए हैं सरकार के, उन 3 साल में किस तरह से रोड मैप यहां पर पेश किया जा सकता है, आम जनमानस तक कैसे तमाम सुविधाएं पहुंचाई जा सकती है, उसको लेकर मंथन होना है। इसके साथ ही जो योजनाओं को संचालित केंद्र की मोदी सरकार ने किया है वो आम जनमानस तक सही और सुचारू तरीके से पहुंच पा रही है या नहीं, उसको लेकर भी मंथन का सिलसिला आज की सीसीएस की बड़ी बैठक में देखने को मिलेगा। तो बड़ी खबर लगातार आप तक साझा कर रहे हैं, जहां आज सीसीएस की बड़ी बैठक होनी है, केंद्र कैबिनेट की बड़ी बैठक होनी है, जिसमें कई महत्वपूर्ण मुद्दों को लेकर आज चर्चा होती हुई नजर आएगी। और इसके साथ ही आपको बता दें कि जब चर्चा होगी तो उम्मीद ये की जा रही है कि कई बड़े प्रस्ताव भी आज पारित किए जा सकते हैं, पटल पर रखे जाएंगे, जो कि एविएशन सेक्टर से जुड़ा होगा, एयरलाइन से जुड़ा होगा, दिल्ली एनसीआर में जो प्रदूषण नियंत्रण है उससे जुड़ा होगा, मेगा हाईवे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स भी यहां पर जुड़े हुए प्रस्तावों को पारित किया जा सकता है। किसानों के लिए खरीफ सब्सिडी को लेकर जिक्र हो सकता है। कैबिनेट फेरबदल की अटकलें जो लगातार सुनाई दे रही थी, उसको लेकर भी किसी तरह का बड़ा फैसला आज इस कैबिनेट की बैठक में हो सकता है। तो बड़ी खबर, जहां आपको बता दें कि आज आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति की भी एक बड़ी बैठक होने जा रही है और ये बैठक बेहद महत्वपूर्ण हो जाती है। इसके साथ ही सुबह 11 बजे का समय होगा जब केंद्र कैबिनेट की बैठक होगी। पीएम मोदी की अध्यक्षता में सीसीएस की बैठक होनी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बैठक का नेतृत्व करेंगे। बैठक में बहुत सारे ऐसे महत्वपूर्ण मुद्दे हैं जनहित से जुड़े हुए, देशवासियों के लिए, जिसमें राहत भी दी जाएगी, सौगात भी दी जाएगी और कई बड़े प्रस्ताव जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पूरी कैबिनेट यहां पर मंथन करेगी और मंथन करने के बाद उन प्रस्तावों को एकाएक पारित कर दिया जाएगा। तो बड़ी खबर, जहां आपको बता दें कि कई बड़ी सौगात भी आज दी जा सकती है, इस तरह की उम्मीद लगातार जताई जा रही है। और केंद्र कैबिनेट की जो आज बैठक होने जा रही है, ये कई मायनों में बेहद महत्वपूर्ण हो जाती है, जहां पर पीएम मोदी इस बैठक की अध्यक्षता करने वाले हैं। ऐसे में आपको बता दें कि देश के सबसे लंबे कार्यकाल वाले प्रधानमंत्री बनने के उपलक्ष्य में भी ये माना जा रहा है कि ये बैठक बेहद जरूरी हो जाती है, जहां पर तमाम मुद्दों को लेकर चर्चा होनी है और जो मुद्दों को लेकर बातचीत होगी उसमें निश्चित तौर पर जनहित से जुड़े हुए मुद्दे होंगे। और ऐसे में केंद्र की मोदी सरकार के जो 12 साल पूरे हुए हैं उसको लेकर भी किसी तरह की चर्चा हो सकती है कि आगे 3 साल का जो रोड मैप है वो कैसे पेश करना है। 2029 की तैयारियों को लेकर मंथन होगा। इसके साथ ही आपको बताते चले कि आगे आने वाले समय के लिए जो 2047 विकसित भारत का यहाँ पर तमाम चीजें लेकर केंद्र की मोदी सरकार चल रही है, उसको लेकर भी चर्चा हो सकती है। तो बड़ी खबर, अहम जानकारी, केंद्र कैबिनेट की बैठक, जहां केंद्र कैबिनेट की बैठक से जुड़ी हुई बड़ी खबर, क्योंकि हाल ही में अभी कैबिनेट की बैठक हुई थी, उसमें कई बड़े प्रस्ताव जनहित से जुड़े हुए पारित कर दिए गए थे, जिसमें इस बार माना जा रहा है कि एविएशन, प्रदूषण, जनहित से जुड़े हुए और भी ऐसे कई मुद्दे हो सकते हैं जिसको लेकर लंबे समय से आम जनमानस को अगर किसी तरह की परेशानी हो रही थी तो शायद आज इस बैठक के बाद एक बड़ी राहत मिलती हुई नजर आ सकती है, क्योंकि 11 बजे का समय होगा जब केंद्र कैबिनेट की बैठक की शुरुआत हो जाएगी। सीसीएस की बैठक होगी सुबह 11 बजे। पीएम मोदी इस बैठक की अध्यक्षता करते हुए नजर आएंगे। जी, ये बैठक बेहद जरूरी हो जाती है, जहां पर तमाम दिग्गजों का जमावड़ा देखने को मिलेगा और इसके साथ ही कई महत्वपूर्ण विषय होंगे जिसको लेकर इस बैठक में चर्चा की जानी है। तो बड़ी खबर लगातार आप तक साझा कर रहे हैं, जहां पर आपको बता दें कि केंद्र कैबिनेट की इस बैठक में सुबह 11 बजे जो शुरुआत होगी तो कई बड़े प्रस्ताव रखे जा सकते हैं। दर्जन भर प्रस्ताव ये बताए जा रहे हैं जिनको पारित किया जाएगा और मंथन किया जाएगा। विचार विमर्श का सिलसिला यहां पर देखने को मिलेगा और उसके बाद पीएम मोदी की अंतिम और फाइनल मुहर लगती हुई नजर आएगी उन प्रस्तावों पर और उसके बाद एक बड़ी सौगात होगी। हालांकि जब जब कैबिनेट की बैठक हुई है उसके बाद प्रेस ब्रीफिंग भी की जाती है और प्रेस ब्रीफिंग के माध्यम से बताया जाएगा कि वो कौन कौन से प्रस्ताव रहे जो पारित कर दिए गए।
अगली बड़ी खबर, जहां दिल्ली बीजेपी का विशेष कार्यक्रम का आयोजन। मोदी सरकार के 12 साल पूरे होने पर विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। आज सुबह दिल्ली के प्रमुख मंदिरों में पूजा अर्चना की जाएगी। बीजेपी के वरिष्ठ नेता और कई प्रमुख मंदिरों में पूजा अर्चना करते हुए नजर आने वाले हैं। जहां आपको बता दें कि मोदी सरकार के 12 साल पूरे होने पर विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। दिल्ली के अलग अलग प्रमुख मंदिरों में, जहां झंडेवालन मंदिर में पूजा अर्चना बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन करेंगे, वहीं बिरला मंदिर में पूजा अर्चना करते हुए केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा नजर आएंगे और आभार व्यक्त किया जाएगा और भगवान से आशीर्वाद लिया जाएगा आगे पूरे कार्यकाल को लेकर। तो बड़ी खबर, जहां आपको बता दें कि दिल्ली के जो प्रमुख मंदिर हैं, बड़े मंदिर हैं, वहां पर तमाम दिग्गज पहुंचेंगे और पूजा अर्चना करेंगे। दिल्ली में विशेष कार्यक्रमों का आयोजन है। जो सुबह की शुरुआत है वो पूजा अर्चना के साथ होगी। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष झंडेवालन मंदिर पहुंचेंगे, तो वहीं बीजेपी के दिग्गज नेता जेपी नड्डा भी इस दौरान बिरला मंदिर पहुंचेंगे, जहां पर पूजा अर्चना वो करेंगे। जिसके बाद आपको बताते चले कि आगे दिल्ली में और भी कई कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है, जहां पर बीजेपी के दिग्गज रहेंगे और इसके साथ ही न सिर्फ पूजा अर्चना करेंगे बल्कि कई ऐसी योजनाएं जो केंद्र की मोदी सरकार की तरफ से चलाई जा रही हैं उसको हर जन जन तक पहुंचाने का काम किया जाएगा। कार्यकर्ताओं के कंधों पर एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपी गई है और ऐसे में कई राज्यों में विधानसभा चुनाव अभी हाल फिलहाल में होने हैं और 2029 में भी लोकसभा चुनाव होने हैं, जिसको लेकर अभी से सियासी बसात बिछाई जा रही है। और ये कहना गलत नहीं होगा कि बीजेपी के कार्यकर्ता एक तरफ पूरी तरह से एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं, तो वहीं 2026 में जो इन तमाम कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है उसको लेकर सीधा कनेक्शन 2029 से जोड़ा जाएगा। किस तरह से उसका इम्पैक्ट धरातल पर पड़ेगा, किस तरह से तमाम योजनाओं का जिक्र किया जाएगा। 12 साल पूरे होने पर जो ऐतिहासिक कदम उठाए गए हैं, जो यहाँ पर अभूतपूर्व रहे हैं, उनका जिक्र यहाँ पर किया जाएगा। और ऐसे में जो योजनाएं लगातार यहाँ पर संचालित मोदी कैबिनेट की तरफ से, मोदी सरकार की तरफ से की जा रही है, उसको लेकर भी मंथन का सिलसिला यहाँ पर देखने को मिल सकता है। तो निश्चित तौर पर आज का दिन बेहद ही भव्य हो जाता है और बीजेपी की तरफ से कोशिश और तैयारियां यही है कि एक बड़े और व्यापक स्तर पर इसे आज के दिन को मनाया जाए। अब बात अगली खबर की करते हैं, जहां आगरा में भारत अपडेट के कुशल नेतृत्व बढ़ता उत्तर प्रदेश कॉन्क्लेव में उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने वर्चुअली जुड़े और कार्यक्रम को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने शिक्षा व्यवस्था को राज्य के विकास की मजबूत नींव बताते हुए सरकार की उपलब्धियों को विस्तार से गिनाया। अपने संबोधन में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कहा कि प्रदेश में शिक्षा के क्षेत्र में व्यापक बदलाव हुए हैं। स्कूलों में बेहतर आधारभूत सुविधाओं के विकास, डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा दिया गया और छात्रों के लिए पारदर्शी व्यवस्था सुनिश्चित करने की दिशा में सरकार लगातार काम कर रही है। उन्होंने दावा किया कि उत्तर प्रदेश की शिक्षा प्रणाली आज नई ऊंचाइयों को छू रही है और इसका लाभ लाखों विद्यार्थियों को मिल रहा है। वहीं उप मुख्यमंत्री ने नकल माफिया पर भी सीधा और करारा प्रहार किया। उन्होंने कहा कि पहले परीक्षाओं में नकल एक बहुत बड़ी चुनौती हुआ करती थी, लेकिन सरकार की सख्ती और पारदर्शी परीक्षा व्यवस्था के चलते नकल माफिया पर प्रभावी अंकुश लगाया गया। उन्होंने कहा कि योग्य और मेहनती छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ करने वालों के खिलाफ सरकार की जीरो टॉलरेंस की नीति जारी रही। और क्या कुछ कहा वो भी आप सुनिए। हम सब जानते हैं कि 2017 से लेकर आज 2026 तक उत्तर प्रदेश में आमूलचूल परिवर्तन हो चुका है। हर क्षेत्र में उत्तर प्रदेश ने विकास की नई लाइन खींचने का काम किया है। आज हम देखते हैं, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर हो या आर्थिक मोर्चा हो, हर क्षेत्र में हमारी सरकार ने तेजी के साथ कदम बढ़ाते हुए एक विकसित राज्य की तरफ आगे बढ़ने का काम किया है। हमें अच्छी तरह याद है, 17 से पहले अपने राज्य में उत्तर प्रदेश में सड़कों का बुरा हाल था। आज मुझे कहने में गर्व है कि उत्तर प्रदेश के 75 जिले 4 लेन से जुड़ चुके हैं। आज सर्वाधिक एक्सप्रेसवेज वाला राज्य उत्तर प्रदेश बनकर खड़ा हुआ है। आज पूरे देश के 55% से अधिक हाईवे एक्सप्रेसवे उत्तर प्रदेश में है, जिससे विकास को नई गति मिली है। बिजली के मामले में हम आत्मनिर्भर हो रहे हैं। पहले उत्तर प्रदेश राज्य में 17 से पहले एक सप्ताह दिन में बिजली आती थी, एक सप्ताह रात में बिजली आती थी। आगरा हो या कोई भी जिला, सब लोगों को पता है। खासकर
समाजवादी पार्टी के शासनकाल में तो बिजली का बहुत ही बुरा हाल था। बिजली मात्र वीआईपी जिलों में जाती थी। अब हमारी सरकार ने 75 के 75 जिलों में बराबर बिजली देकर के बिजली के मामले में आत्मनिर्भर करने का काम किया है। अब बात करते हैं फतेहपुर की, जहां पुलिस अब सड़क हादसों और आपात स्थितियों में घायलों की जान बचाने को अपनी पहल प्राथमिकता बना रही है। आपको बता दें कि पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर जिले के सभी डायल 112 पीआरवी और थाना पुलिस को साफ आदेश दे दिए गए हैं। किसी भी दुर्घटना की स्थिति में 108 एम्बुलेंस का इंतजार किए बिना जरूरत पड़ने पर पुलिस वाहन से ही घायल को तत्काल नजदीकी अस्पताल पहुंचाया जाए, ताकि गोल्डन आवर में इलाज शुरू हो सके और जान बचाई जा सके। और चलिए बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिएगा भारत अपडेट के साथ। नमस्कार। मीडिया की दुनिया में नेतृत्व वही जो सिर्फ संस्थान न बनाए बल्कि एक नई सोच को दिशा दे। ऐसा ही नाम है विवेक पाठक। विवेक पाठक भारत अपडेट के मैनेजिंग डायरेक्टर और एडिटर इन चीफ एक दूरदर्शी मीडिया लीडर के रूप में पहचाने जाते हैं, जिनकी सोच में पत्रकारिता सिर्फ खबरों का प्रसारण नहीं बल्कि समाज के प्रति जवाबदेही का माध्यम है। वर्षों के अनुभव और मजबूत संपादकीय दृष्टि के साथ उन्होंने मीडिया जगत में अपनी विशिष्ट पहचान बनाई है। समाचार की गहराइयां, प्रस्तुति की सटीकता और दर्शकों के विश्वास को केंद्र में रखकर उन्होंने भारत अपडेट को एक मजबूत राष्ट्रीय मंच देने का संकल्प लिया है। उनके नेतृत्व में भारत अपडेट तेज